वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज जिसका 27 भाग आपके सामने आ रहा है। ये नई वीडियो नए नए सिद्धांतों के साथ, नियमों के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जिससे आप शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी उचित और कम समय में कर सकें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि लर्निंग बाय कंडीशनिंग किसने बताया। लर्निंग बाय कंडीशनिंग किसने बताया? तो इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं कि इवान पेट्रोविच पेवलोव ने शर्तीय अधिगम क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, जिसमें कुत्तों पर प्रयोग किया गया। तो ये लर्निंग बाय कंडीशनिंग जो सिद्धांत बताया है, जो सिद्धांत दिया है, वह पेवलोव के द्वारा दिया गया है, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी का संबंध किससे है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो संबंध है वह है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से है, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर सिद्धांत दिया, जिसमें प्रयास और गलती से या गलती के द्वारा सीखना होता है। यानी कि बालक जो सीखता है वह कोशिश करने से और उसके साथ साथ उस सीखने की प्रक्रिया में जो एरर होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उसके द्वारा सीखना होता है। ऐसा मानना था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का, जो कि अमेरिका के व्यवहारवादी थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो सिद्धांत है, इसको बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। यानी कि सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया वो बीएफ स्किनर ने प्रतिपादित किया। ये भी अमेरिका के व्यवहारवादी थे, जिसमें उन्होंने सीखना परिणाम पर आधारित होता है इस चीज़ को फोकस किया। यानी कि इस चीज़ को बताया कि सीखना जो होता है वह सीखने के परिणाम पर आधारित होता है, सीखने के निष्कर्ष पर आधारित होता है। और उन्होंने कहा कि सीखना जो होता है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट पर आधारित होता है। चौथा प्रश्न आपके सामने कि लॉ ऑफ इफेक्ट किस सिद्धांत से संबंधित है। लॉ ऑफ इफेक्ट जो संबंधित है तो वो बताया गया है, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट कहा, सुखद परिणाम से व्यवहार दोहराया जाता है। तो इस सिद्धांत या इस नियम को जो दिया वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिनके बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। उन्हीं ने यहाँ पर, यानी कि जो उनका ट्रायल एंड एरर सिद्धांत था, उसी के आधार पर उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए, जिनको प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहा जाता है, जिसमें पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस और तीसरा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यह है ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है उसका तीसरा भाग है। पहला है, दोबारा सुन लीजिए, लॉ ऑफ रेडीनेस तैयारी का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ अभ्यास, लॉ ऑफ प्रैक्टिस अभ्यास का नियम, और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। इसीलिए इसमें कहा गया कि सुखद परिणाम से व्यवहार दोहराया जाता है। यानी कि जब सीखने की प्रक्रिया में बालक को सुखद परिणाम प्राप्त होता है, उसको हर्ष होता है, उसके अंदर सीखने की उत्सुकता पैदा होती है, संतुष्टि उसको प्राप्त होती है, तो वह उस सीखे हुए कार्य को बार बार दोहराना पसंद करता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वह मानसिक परिपक्वता पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। छठा प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में पाया जाता है? यह पाया जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है, पहली होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज,
तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। ये सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो अवधि होती है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो अवधि होती है वो 11 वर्ष से ऊपर की होती है। तो यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म के बारे में जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा केवल अपनी दृष्टि से सोचता है, यानी कि बच्चा केवल अपने अनुसार सोचता है, अपनी क्रियाओं के अनुसार सोचता है, अपने जो वो एक्टिंग करता है उसके अनुसार सीखता है और दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। यानी कि इस अवस्था में बालक जो है वह दूसरा का दृष्टिकोण किस प्रकार का है उसको नहीं समझ पाता, बल्कि अपने ही दृष्टिकोण से वह सोचता है। इसी को यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म कहा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वाइगोत्स्की ने किसे टूल्स ऑफ थिंकिंग कहा है, यानी कि टूल्स ऑफ थिंकिंग भी कहते हैं इसको और इसको टूल्स ऑफ थॉट भी कहा जाता है। तो ये किसको कहा है? वाइगोत्स्की, जो लेव वाइगोत्स्की थे, ये भी रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, संज्ञानवादी थे। उन्होंने कहा कि भाषा सोच का प्रमुख उपकरण है। तो भाषा जो है वो सोच का प्रमुख उपकरण है, इसी को टूल्स ऑफ थॉट कहा गया है। तो ये भाषा को यहाँ पे प्रमुख कम माना उन्होंने कि सोच का जो प्रमुख उपकरण है वह भाषा होती है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जो पिछले प्रश्न गए हैं वो तो बार बार आपके सामने रिपीट होते रहते हैं, लेकिन ये नया प्रश्न जो है आपके सामने आया है जिसको टूल्स ऑफ थिंकिंग कहा जाता है या टूल्स ऑफ थॉट्स कहा जाता है। यानी कि टूल्स ऑफ थॉट क्या है, किसको कहा गया है? ये भाषा को कहा गया है कि टूल्स ऑफ थॉट जो है वह लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न आपके सामने, रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस सिद्धांत अधिगम सिद्धांत में आते हैं? तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट जो हैं ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया है उसके अंदर आते हैं। स्किनर ने कहा है कि व्यवहार को सुदंड या कमज़ोर करने के लिए रीइंफोर्समेंट, जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो रिवार्ड्स के रूप में हो सकता है या पनिशमेंट के रूप में हो सकता है, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने अपना प्रयोग एक कबूतर के ऊपर किया और कबूतर के माध्यम से उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि अधिगम का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। और उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जो सीखने का परिणाम है वही विद्यार्थी की क्रियाओं को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा? इसको कहा गया है जॉन डीवी के द्वारा, जो कि अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सीखना जो है वो जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ें। 10वां प्रश्न आपके सामने है, रीइंफोर्समेंट क्या है? अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि जो भी इस तरह की टर्म आ रहे हैं वो आपके 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपको इनको एक लाइन में याद रखना है, एक सेंटेंस में इसको याद रखना है कि रीइंफोर्समेंट का अर्थ है। क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है कि रीइंफोर्समेंट किसे कहा जाता है या रीइंफोर्समेंट क्या है, तो आप लिखेंगे कि स्किनर के अनुसार रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन एक प्रक्रिया है जो व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी क्रिया को बार बार करने के लिए प्राणी विवश होता है, उसको रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन कहा जाता है। और इसके माध्यम से व्यवहार को प्राणी मजबूत करता है, यानी कि जो सीखा हुआ व्यवहार है उस व्यवहार को वो शक्ति प्रदान करता है, उसको मजबूत करता है, उसको सुदृढ़ करता है। और उसी के माध्यम से, यानी कि रीइंफोर्समेंट के माध्यम से बालक किसी सीखी हुई क्रिया को बार बार दोहराने की कोशिश करता है, बार बार उसको दोहराता है, जिससे उसको सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। आगे बढ़े। स्कीमा शब्द किसने दिया? देखो यहाँ पे भी चीज़ आ गई कि एक टर्म है स्कीमा, और एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि स्कीमा क्या है।
तो पियाजे ने स्कीमा को मानसिक संरचना कहा है, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर जो कहा है वो स्कीमा को कहा है जो बच्चे के अनुभवों को संगठित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के अनुभवों को संगठित करती है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करती है। तो ये शब्द जो दिया गया ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। आगे बढ़े। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की अवधारणा किसने दी। तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन की जो अवधारणा है ये भी जीन पियाजे के द्वारा दी गई है, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि बच्चा नए अनुभवों को पुराने ज्ञान में फिट करता है, यानी कि जो नए अनुभव वह सीखता है उसको वह पहले पुरानी जो सीखी हुई नॉलेज है, सीखा हुआ ज्ञान है, की हुई क्रिया है, उसमें वो उसको एसिमुलेट करता है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन वो नहीं लाता। और जब वह नया ढांचा तैयार करता है या उसके मेंटल स्ट्रक्चर में एक नया कॉन्सेप्ट जो है वह फिट होता है, नया ढांचा तैयार होता है, उसको एकोमोडेशन कहा जाता है। यानी कि ये तो पूर्व अनुभव और के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त की जा रही है उस पर आधारित होता है, और यहाँ पर पूर्व अनुभव के साथ साथ एक नया अनुभव विद्यार्थी को यहाँ पर प्राप्त होता है, न्यू एक्सपीरियंस प्राप्त होता है, न्यू टास्क बच्चा सीखता है और उसको अपने मेंटल स्ट्रक्चर में फिट करने का प्रयास करता है। इसी को ही एकोमोडेशन कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि आपको सरल शब्दों में ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है वह है कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण में विद्यार्थी अपने अनुभव से स्वयं ज्ञान बनाते हैं, यानी कि जो विद्यार्थी है वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक जो होता है केवल फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है वह स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अपनी समझ, अपना दृष्टिकोण, अपनी नॉलेज वह खुद गेन करता है, अपना जो एक अनुभव है वह खुद ढूंढता है और उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आगे बढ़े। 14वां प्रश्न आपके सामने है, आकृतिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको आकृतिक मूल्यांकन को इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, यानी कि वह असेसमेंट जो एक शैक्षिक सत्र के मध्य में बार बार बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसी के दौरान ही बच्चे को फीडबैक दे करके उसमें सुधार भी लाया जाता है। तो यह है इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस। जब बालक सीखता है तो सीखने के दौरान ही, सीखने के मध्य ही उसको फीडबैक दे करके उसकी कमियों को दूर किया जाता है और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाता है, उसकी अधिगम प्रक्रिया को इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस फीडबैक प्रदान करता है। आगे बढ़े। प्रेरणा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार है। मोटिवेशन इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो ये किसने कहा? ये मैकडूगल के द्वारा कहा गया है कि विलियम मैकडूगल ने कहा है कि प्रेरणा या मोटिवेशन व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि कोई एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है उसको प्रेरणा या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहा जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। यह अक्सर एग्जाम में आता है कि मैकडूगल का मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान बताइए, या 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किसने किया, या मैकडूगल ने कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया। तो यहाँ पर 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन जो किया वो मैकडूगल के द्वारा किया गया, मैकडूगल ने किया। आगे बढ़े कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है आप समझ सकते हैं इसमें। फियर ऑफ पनिशमेंट ये नहीं होगा, डर यानी कि डर नहीं होगा, क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, या कंपटीशन फॉर रिवार्ड्स, या इंटरनल सुपरविज़न। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। जब विद्यार्थी
जिज्ञासा या आत्मसंतोष से सीखता है तब वह आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। तो जब वह जिज्ञासा से सीखता है या आत्मसंतोष से सीखता है। आगे देखें, 17वां प्रश्न आपके सामने है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मुख्य रूप से किस पर बल देता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है यह है ये देख लीजिएगा यहाँ पे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है प्रत्येक बच्चे को समान अवसर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और स्वीकृति प्रदान करना, चाहे उसकी क्षमता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चाहे उसकी क्षमता या उसकी पृष्ठभूमि जो है वो कुछ भी हो, बालक को समान अवसर और समान स्वीकृति प्रदान करना। इसी को यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है यह है बी, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी कि सभी को समान अवसर, सभी को सीखने के समान अवसर प्रदान करना। इसका सही उत्तर होगा बी विकल्प। आगे बढ़े, 18वां प्रश्न आपके सामने है कि मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे पहले कौन सी आवश्यकता आती है। यानी कि एक प्राणी के लिए या एक व्यक्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता उसके जीवन की क्या होती है, वह होती है कि शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे उसको भोजन प्राप्त करने के लिए, उसको नींद लेने के लिए, या प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए उसको आगे जाना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, स्वयं प्रयास करने पड़ते हैं। ये तो पहली आवश्यकता जो बताई गई है वह शारीरिक आवश्यकता या फिजिकल नीड होती है। दूसरी जो आवश्यकता बताई गई है तो इसका पहले देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है वह विकल्प भी है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। अब थोड़ा सा आगे भी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। उन्होंने एक हायरार्की बनाई, उस हायरार्की में सबसे निम्न स्तर पर उन्होंने फिजिकल नीड्स को रखा। दूसरे नंबर पर उन्होंने सुरक्षा संबंधी यानी कि सेफ्टी नीड्स को रखा। तीसरे नंबर पर उन्होंने सोशल बिलोंगिंगनेस नीड को रखा। चौथे स्थान पर उन्होंने सेल्फ इस्टीम नीड्स को रखा। और पांचवें स्थान पर उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा, आत्म साक्षात्कार को रखा। यानी कि इस प्रकार से उन्होंने सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं, उससे ऊपर सुरक्षा, उससे ऊपर सामाजिक, उससे ऊपर सम्मान और सबसे ऊपर आत्म साक्षात्कार, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने हायरार्की बताई, जिसमें प्रथम तीन जो नीड्स हैं वह सभी के लिए लगभग समान होती हैं। इनको निम्न स्तरीय नीड्स बोला गया है। और जो ऊपर की दो आवश्यकताएं हैं जिसमें हम स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को रखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को रखते हैं। ये दोनों उच्च स्तरीय आवश्यकताएं बताई गई हैं। आगे देखें, जब कोई बच्चा भाग नहीं लेता परंतु काम बहुत साफ करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि शिक्षक को बच्चे की सकारात्मकता की सराहना करते हुए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए संवाद में सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पर इनकरेज पार्टिसिपेशन जेंटली, जो इसका सही उत्तर होगा कि बच्चे की जो उसकी पर्सनैलिटी है उसका सम्मान करते हुए उसके साथ सकारात्मक वार्तालाप किया जाना चाहिए, उसको उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको प्रेज दिया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और उसे लगातार अंतःक्रिया यानी कि संवाद जो है वो करते रहना चाहिए। आगे बढ़े, अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि असेसमेंट एज लर्निंग बल देता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो बल देता है किस पर देता है कि इसमें विद्यार्थी स्वयं अपने सीखने की समीक्षा और मूल्यांकन करना सीखता है। यानी कि जो असेसमेंट एज लर्निंग है इसमें जो सीखने वाला है यानी कि जो विद्यार्थी है या अधिगम करता है वह अपने सीखने की समीक्षा जो है वह स्वयं करता है और उसका मूल्यांकन भी वह स्वयं करता है। यह आत्मनियंत्रित अधिगम को बढ़ाता है। यानी कि जो प्रक्रिया है असेसमेंट फॉर लर्निंग ये सेल्फ कंट्रोल्ड लर्निंग को इम्प्रूव करता है, आगे बढ़ाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा स्टूडेंट रिफ्लेक्ट एंड सेल्फ असेसमेंट। तो 20 प्रश्न आपके सामने आए। मुझे उम्मीद है कि एक एक प्रश्न आपके लिए एक समुद्र में छुपे हुए मोती की तरह कार्य करेगा, आपकी परीक्षा में आपका सहायक बनेगा, आपको आगे बढ़ाने में, आपके विचार शक्ति को इम्प्रूव करने में सहायता प्रदान करेगा।
आप मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने सहपाठियों तक, अपने मित्रों तक, अपने जानकार विद्यार्थियों तक इसको ज़रूर शेयर करेंगे और साथ साथ इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे, खुद भी करेंगे और दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।